सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। हर बदलाव को सुधार नहीं कहा जा सकता, कुछ विनाश का कारण भी बन सकते हैं। देश ने ऐतिहासिक सुधार के नाम पर नोटबंदी को झेला और भयावह परिणाम देखने को मिले। इस एक कदम से लाखों नौकरियां और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई। जीएसटी को भारत की आर्थिक आजादी के रूप में दिखाया गया। 2% जीडीपी बढ़ाने का दावा किया गया। जीएसटी आधी रात में आ तो गया, लेकिन कभी जीडीपी को ऊपर नहीं बढ़ा पाया। यह बात तो फैक्ट है। अलग से अर्थव्यवस्था को और नीचे लेकर चला गया। कोविड-19 से लड़ने के नाम पर पूरे देश ने महज 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन कर दिया गया। 21 दिन की अभूतपूर्व लड़ाई बताई गई। कोरोना तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हजारों प्रवासी मजदूरों की जिंदगियां देश की सड़कों पर खत्म हो गई। लाखों नौकरियां चली गई, अर्थव्यवस्था नेगेटिव हो गई। अब इतिहास बनाने के नाम पर किसानों को चुना गया है। सदन में तमाम हो हल्ले के बीच किसानों की नई आर्थिक आजादी की कहानी लिखी जा चुकी है। एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने द्वारा लाए गए सुधारों को नई आजादी के रूप में प्रचारित किया है। लेकिन सच कितना है, इसे लेकर कई सवाल हैं। पहला यह है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, इसमें सरकार कह रही है कि वो किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के जरिए अब एमपीएमसी मंडियों से बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। इसके जरिए बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दे दी गई। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वो किसानों की उपज खरीद और बेच सकते हैं। यही खुली छूट आने वाले वक्त में एपीएमसी मंडियों की प्रासंगिकता को समाप्त कर देगी। एपीएमसी मंडी के बाहर नए बाजार पर पाबंदियां नहीं है और न ही कोई निगरानी। सरकार को अब बाजार में कारोबारियों के लेन देन, कीमत और खरीद की मात्रा की जानकारी नहीं होगी। इससे खुद सरकार का नुकसान है कि वो बाजार में दखल करने के लिए भी कभी भी जरूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएगी। इस कानून से एक बाजार की परिकल्पना भी झूठी बताई जा रही है। ये कानून तो बाजारों की परिकल्पना को जन्म दे देगा। एक एपीएमसी बाजार और दूसरा खुला बाजार, दोनों के अपने नियम होंगे। खुला बाजार टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएगा। सरकार तो यही कह रही है कि हम मंडियों के सुधार के लिए ये कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन दरअसल सच तो ये है कि कानून में कहीं भी मंडियों की समस्याओं के सुधार तक का जिक्र नहीं है। ये तर्क और तथ्य बिल्कुल सही है कि मंडी में 5 आड़ती मिलकर किसान की फसल तय करते थे। किसानों को परेशानी होती थी, लेकिन कानूनों में कहीं भी इस व्यवस्था को तो ठीक करने की बात नहीं कही गई। मंडी व्यवस्था में कमियां थी, बिल्कुल ठीक तर्क है। किसान भी कह रहे हैं कि कमियां तो हैं, तो ठीक कीजिए। मंडियों में किसान इंतजार इसलिए भी करता है क्योंकि पर्याप्त संख्या में मंडियां नहीं है। आप नई मंडियां बनाएं। नियम के अनुसार हर 5 किलोमीटर के रेडियस में एक मंडी। अभी वर्तमान में देश में कुल 7,000 मंडियां हैं, लेकिन जरूरत 42,000 मंडियों की है। आप इनका निर्माण करें। कम से कम हर किसान की पहुंच तक एक मंडी तो बना दें। संसद में भी तो लाखों कमियां हैं। क्या सुधार के नाम पर वहां भी एक समानांतर निजी संसद बनाई जा सकती है? फिर किसानों के साथ ऐसा क्यों? आज सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग तो रही है। कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले कर रही है। हाल ही में देश के बड़े पूंजीपतियों ने रिटेल ट्रेड में आने के लिए कंपनियों का अधिग्रहण किया है। सबको पता है, पूंजी से भरे ये लोग एक समानांतर मजबूत बाजार खड़ा कर देंगे। बची हुई मंडियां इनके प्रभाव से आगे खत्म हो जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे बीएसएनएल खत्म हो गई। इसके साथ ही एमएसपी की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कारण यह है कि मंडियां ही एमएसपी को सुनिश्चित करती हैं। फिर किसान औने पौने दाम पर फसल बेचेगा। सरकार बंधन से मुक्त हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे बिहार की सरकार किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई है। साल 2020 में बिहार में गेहूं के कुल उत्पादन का 1% ही सरकार खरीद हो पाई। बिहार में यही एपीएमसी कानून तो 2006 में ही खत्म किया गया था। सबसे कम कृषि आयों वाले राज्य में आज बिहार अग्रणी है, लेकिन आज यही कानून पूरे देश के लिए क्रांतिकारी बताया जा रहा है। कोई एक सफल उदाहरण नहीं है जहां खुले बाजारों में किसानों को अमीर बनाया गया हो। सरकार यह कह रही है कि निजी क्षेत्र के आने से किसानों को लंबे समय में फायदा होगा। ये दीर्घकालिक नीति है, लेकिन बिहार में सरकारी मंडी व्यवस्था तो 2006 में ही खत्म हो गई थी। 14 साल बीत गए, ये लंबा समय ही है। अब जवाब है कि वहां किसान कितना निवेश आया, वहां के किसानों को क्यों आज सबसे कम दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है। अगर वहां इसके बाद कृषि क्रांति आ गई थी
तो मजदूरों के पलायन का सबसे दर्दनाक चेहरा यही क्यों दिखा? क्यों नहीं बिहार कृषि आय में अग्रणी राज्य बना? क्यों नहीं वहां किसानों की आत्महत्याएं रुकी? कई सवाल है। दूसरा कानून है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। इस कानून के संदर्भ में सरकार का यह कहना है कि वो किसानों और निजी कंपनियों के बीच में समझौते वाली खेती का रास्ता खोल रही है। इसे सामान्य भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर ले लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन कर बाजार में बेच देगा। ये तो किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की शुरुआत जैसी है। चलिए मान लेते हैं कि देश के कुछ किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहते हैं, लेकिन कानून में किसानों को दोयम दर्जे का बनाकर रख दिया गया है। सबसे अधिक कमजोर तो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और ठेकेदार के बीच में विवाद निस्तारण के संदर्भ में है। विवाद की स्थिति में जो निस्तारण समिति बनेगी उसमें दोनों पक्षों के लोगों को रखा तो जाएगा, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पूंजी से भरा हुआ इंसान उस समिति में महंगे से महंगा वकील बैठा सकता है और फिर किसान उसे जवाब नहीं दे पाएगा। इस देश के अधिकतर किसान तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ भी नहीं पाएंगे, ये बात फैक्ट है। अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार किसान समर्थ कितना है। दरअसल कानून के अनुसार पहले विवाद कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ 30 दिन के अंदर किसान निपटाए, और अगर नहीं हुआ तो देश की ब्यूरोक्रेसी में न्याय के लिए जाए। नहीं हुआ तो फिर 30 दिन के लिए एक ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो। हर जगह एसडीएम अधिकारी मौजूद रहेंगे। धारा 19 में किसान को सिविल कोर्ट के अधिकार से भी वंचित रखा गया है। कौन किसान चाहेगा कि वो महीनों लगकर सही दाम हासिल करे? वो तहसील जाने से ही घबराते हैं, उन्हें तो अगली फसल तक की ही चिंता होगी। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। यह न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है। अब कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी। सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां है। खुली छूट, ये तो जमाखोरी और कालाबाजारी तो कानूनी मान्यता देने जैसा है। सरकार कानून में साफ लिखती है कि वो सिर्फ युद्ध या भुखमरी या किसी बहुत विषम परिस्थिति में रेगुलेट करेगी। सिर्फ 2 कैटेगरी में 50% हार्टिकल्चर और 100% नॉन पेरिशेबल के दाम बढ़ने पर रेगुलेट करेगी, नहीं तो बदल कर सकती है कि बात कही गई हो। सरकार कह रही है कि इससे आम किसानों को फायदा ही तो है, वो सही दाम होने पर अपनी उपज बेचेंगे। लेकिन यहाँ मूल सवाल तो यह है कि देश के कितने किसानों के पास भंडारण की सुविधा है। हमारे यहाँ तो 80% तो छोटे और मझोले किसान हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 के सामान्य किसानों को एक फायदा नहीं है। इस देश के किसान गोदाम बनवाकर नहीं रखते और सही दाम तक इंतजार कर सकेंगे। सरकारों ने भी इतने गोदाम नहीं बनवाए। किसानों को अगली फसल की चिंता होती है जनाब, तो जो बाजार में दाम चल रहा होगा उस पर वो बेच आएंगे। लेकिन फायदा उन पूंजीपतियों को जरूर हो जाएगा जिनके पास भंडारण व्यवस्था बनाने के लिए एक बड़ी पूंजी उपलब्ध है। वो अब आसानी से सस्ती उपज खरीद कर स्टोर करेंगे और जब दाम आसमान छूने लगेंगे तो बाजार में बेचकर उसका प्रॉफिट कमा लेंगे। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर चुकी है। ये देश के 14 करोड़ कृषि परिवारों का सवाल है। शांता कुमार समिति कहती है कि महज 6% किसान ही एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं। बाकी 94% बाजार और बिचौलियों पर ही तो निर्भर रहते हैं। अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र आय असमानता को सबसे अधिक देख रहा है। इसलिए किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिए जाने की जरूरत है। कोई उनकी फसल उससे नीचे दाम पर न खरीदे। अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो और सरकार या संबंधित व्यक्ति उसकी क्षति पूर्ण करे। यह कितना विचारणीय विषय है जो किसान देश के 130 करोड़ आबादी का पेट भर रहा है। आज वो अपनी उपज का सही दाम भी हासिल नहीं कर पाता। देश के किसी किसान या किसी किसान संगठन ने कभी ऐसे कानूनों की मांग नहीं की थी। किसान और कृषि संगठनों की मांग हमेशा एमएसपी और उसका C2 के आधार पर निर्धारण, कर्ज मुक्त किसान और 100% फसल खरीद ही रही है। ये कानून सिर्फ किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। ये एक संवैधानिक प्रश्न भी है। कारण यह है कि कृषि राज्य और केंद्र दोनों का विषय है और ये समवर्ती सूची में आता है। एपीएमसी कानून को पारित करना राज्यों का अधिकार है, इसलिए यह कानून तो असंवैधानिक भी हो सकता है। यह भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघवाद को कमजोर करने वाला कानून है। सरकार बाजार आधारित कृषि के लिए काम कर रही है, न कि देश के 14 करोड़ किसान परिवारों के लिए। तो जो लोग ये सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि आखिरकार ये जो किसान जो कि दिल्ली की सीमा पर सटे बैठे हैं ये क्यों विरोध कर रहे हैं, दरअसल इसकी असली वजह यही है। बाकी फैसला जनता का है, फैसला किसानों का है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।